कहानी का ये 13वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अरिजीत ने अपनी मॉम का फोन तो काट दिया पर वो बहुत बेचैन हो गया। ऐसा क्या कर दिया धारा ने जो मॉम इतनी चिड़ी हुई है। अरिजीत का दिमाग भन्ना उठा। धारा को देखकर लगता तो नहीं है कि वो कुछ गलत कर सकती है। कहीं वो उसकी वजह से तो घर छोड़कर नहीं चली गई। लेकिन उसने तो धारा से ऐसा कुछ नहीं कहा। किससे पूछे कि धारा वापस क्यों चली गई। पवन ने उसे विमला दी से फोन पर बात कराने के लिए कहा था, लेकिन विमला दी ने अभी तक फोन क्यों नहीं किया। तनाव से उसकी बेचैनी कई गुना बढ़ गई। अपनी किताबें बंद करके वो अपने रूम से बाहर निकल आया। मन तो कर रहा था कि इसी समय सीधा घर चला जाए, लेकिन इस समय जाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। उसकी पढ़ाई इस समय पीक पर थी। इस समय वो कहीं जाना अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन दिल में जरा भी सुकून नहीं था। दिमाग बहुत परेशान था। इसलिए वो बहुत देर तक खाली सड़कों पर चहलकदमी करता रहा। वो तो शुरू से आंख बंद करके अपनी मॉम की हर बात मानता आ रहा था। फिर उसके कहने से क्या मॉम धारा और भानु की पढ़ाई भी शुरू नहीं करवा सकती थी। क्या हो गया है मॉम को। विमला दी ने जब से उसे बताया था कि धारा की मामी उसके साथ कितना गंदा व्यवहार करती है, तब से उसे छोटे से बच्चे भानु से कुछ लगाव ही हो गया था। वो बच्चा भी इस तरह से अच्छे तरह से बात करने से उसे कितना प्यार करने लगा था। लेकिन मॉम को पता नहीं क्यों उससे ऐसी नफरत हो गई। पहले तो कितनी तारीफ करती रहती थी धारा की। अरिजीत अपने विचारों के भंवर में उलझ गया था। उसे किसी भी तरह चैन नहीं था। अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया था। आज हिमानी की बारात आने वाली थी। केशव जी को उम्मीद थी कि आज तो धारा और भानु जरूर आएंगे, लेकिन शाम होने को आई। बारात के आने का समय हो गया, लेकिन न धारा न भानु कोई नहीं आया। दोपहर में ड्राइवर सुरेश आकर मालकिन का भिजवाया हुआ काफी सारा सामान दे गया था, जिसमें हिमानी की नई गृहस्थी के लिए बहुत सा सामान और कपड़े इत्यादि थे। कविता और बनीता पारुल के निर्देश पर हिमानी के लिए आए सामान को सजाने में लगी थी। शंकर नए कोट पैंट में सजा इधर उधर इंतजाम देखता घूम रहा था। बाहर कहाँ घूम रहे हो? वहां लड्डू के लिए बेसन की जरूरत है। सारू दीदी बुद्धि छानने के लिए बैठी हैं, जरा देखो जाकर। पारुल ने तेज स्वर में केशव जी को टोका। केशव जी बोले। धारा को देख रहा था, आई नहीं अभी तक। पारुल चिढ़कर बोली, हाँ तुम्हारी प्यारी धारा के बिना भावरे थोड़ी पड़ेंगी। अच्छा है नहीं आई, वरना यहाँ शुभ काम में भी अपनी मनुष्यत फैला देती। कैसी बातें कर रही हो पारुल? केशव जी आहत भाव से बोले। मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, जाकर अपना काम देखो। लड़की की बारात आने वाली है और तुम एरे गेरे लोगों के चक्कर में लगे हो। पारुल दनदनाते हुए अंदर चली गई। बारात आई और विवाह की सारी रस्में निपट गई। बनीता और कविता को अपने नए नवेले जीजा को छेड़ने में बड़ा मजा आ रहा था। दूल्हे के पिता कुछ असंतुष्ट थे, लेकिन रिश्तेदारी होने की वजह से कुछ कह नहीं रहे थे। सुबह विदाई के वक्त हिमानी से ज्यादा पारुल रो रही थी। बनीता और कविता भी विदाई के समय हिमानी के गले से लिपट गए। धारा और भानु को न शादी में आना था न आए। उन दोनों के आए बिना हिमानी की शादी हो गई और केशव जी उनके लिए मन महसूस कर रह गए। अरिजीत थके कदमों से जब अपने हॉस्टल लौटा, तब तक सारा परिसर सन्नाटे में डूब गया था। उसका रूममेट अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट था। अकेले कमरे में उसकी सोचों पर अंकुश लगाने के लिए कोई नहीं था। उसकी सोचों पर बस धारा ही छाई थी। क्या वो गलत है जो एक असहाय लड़की की थोड़ी सी मदद करना चाहता है? ठीक है, उसके मन में जो भी भावनाएं हैं धारा के लिए, उसने उस बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। रात का 1 बज रहा था। उसने अपने घर के फोन पर कॉल कर दी। उसे मालूम था कि उसके मॉम और पापा इस समय सोने चले गए होंगे। काफी देर रिंग जाने के बाद किसी ने हेलो कहा तो वो अपने बाबा की आवाज सुनकर हड़बड़ा गया। हेलो बाबा, सोई नहीं आप? उसने नरमी से पूछा। अरिजीत, क्या बात है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? इतनी देर से क्यों फोन किया? वो कुछ चिंतित हो गए। नहीं नहीं बाबा, बस यूं ही फोन कर लिया। अरिजीत को कोई बहाना नहीं सूझा। लेकिन आप इतनी रात तक काम मत किया करिए बाबा, ध्यान रखिए आप। थोड़ा बहुत काम वैभव को सौंप दिया करिए।
रघुवीर जी बोले, तुम भी तो जाग रहे हो मायसन, कहकर वो हंसने लगे। मैं तो पढ़ रहा था इसलिए जाग रहा था, वो सफाई देता हुआ बोला। रघुवीर साहब चिंतित होते हुए बोले, लेकिन इतनी रात में फोन क्यों किया? क्या कोई खास बात थी? मेरे सेल पर फोन कर लेते। बस पढ़ते पढ़ते यूं ही फोन लगा लिया बाबा, टाइम बाद में देखा। वो झूठ बोल गया। रघुवीर साहब बोले, सब कुछ ठीक है बेटा, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। वो गंभीर हो गए। अरिजीत बोला, जी पापा जानता हूँ। वो भी भावुक हो उठा। आप सो जाइए, मैं सुबह बात करूंगा। रघुवीर साहब बोले, ओके तुम भी सो जाओ, काफी रात हो गई, अब सुबह पढ़ लेना। जी पापा, गुड नाइट, कहकर उसने फोन काट दिया। फोन टेबल पर रखकर वो खामोश बैठ गया। सोचा था कि किसी तरह विमला दी को फोन पर बुलाकर उनसे पूछ लेगा कि धारा और भानु गांव क्यों लौट गए, लेकिन विमला दी से तो बात ही नहीं हो पा रही है। बात तो वो धारा के मामा केशव जी से भी कर सकता है, लेकिन वो किसी को ये सोचने का अवसर नहीं देना चाहता कि आखिर उसे धारा में इतना इंटरेस्ट क्यों है। अरिजीत की बेचैनियां किसी तरह कम नहीं हो पा रही थी। इधर हॉस्पिटल में भानु ने नींद में करवट ली तो धारा का ध्यान भी उस तरफ चला गया। उसने अपनी किताबें बंद की और भानु को ठीक से कवर करने के बाद उसके पास लेटकर आंखें बंद कर ली। वो हिमानी की शादी में गांव में नहीं गई थी। बुरा उससे भी लगा था, लेकिन वो वहां जाकर और ज्यादा अपमानित नहीं होना चाहती थी। हिमानी से उसे न तो प्यार ही था, ना ही नफरत, लेकिन पारुल मामी के बर्ताव ने उसका हृदय छलनी कर दिया था। रोते रोते उसके आंसू भी सूख गए थे। अब वो दूसरे के लिए पर रोना नहीं चाहती थी। कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वो भानु और अपने लिए पूरी मेहनत करना चाहती थी। किसी से उसे कोई उम्मीद नहीं थी। जिंदगी ने उसे अकेला कर दिया था और अब इसी अकेलेपन को वो अपनी मजबूती बनाकर आगे बढ़ना चाहती थी। आजकल उस पर बहुत मेहनत पड़ रही थी। जब तक उसकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई थी, वो अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, लेकिन आजकल उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ हॉस्पिटल का काम भी सीखना पड़ रहा था। भानु की पढ़ाई और होमवर्क, उसके खाने पीने और कामों में भी समय लग जाता था, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश रहती थी। धीरे धीरे ही सही वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। इधर मुंबई में पता नहीं तनाव से या देर रात तक बाहर घूमने से अरिजीत को तेज बुखार चढ़ाया। सुबह वो तैयार होकर कॉलेज तो चला गया, लेकिन सिर में बहुत दर्द हो रहा था। आज सुबह वो घर पर फोन भी नहीं कर पाया। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ मन भी नहीं हुआ। मॉम उसी की जिंदगी के फैसले कर रही है और उसी से छुपाकर, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। धारा ने भानु का टिफिन पैक किया। इधर धारा ने भानु का टिफिन पैक किया और जल्दी जल्दी नाश्ता लगाने लगी। भानु वहीं एक तरफ बैठा अपने शूज पहन रहा था। भानु जल्दी कर लो, आज पहला एग्जाम है, लेट मत होना। बस अभी हाथ धोकर आया दीदी। उसने जूते पहनकर हाथ धोए और फिर धारा के हाथ से नाश्ते की प्लेट पकड़कर नाश्ता करने लगा। आराम से, इतनी जल्दी मत खाओ, गले में अटक जाएगा। उसने मीठे स्वर में उसे झिड़का। दीदी मुझे पेन खरीदा था, कुछ पैसे दे दो। भानु ने प्लेट एक तरफ रखी और हाथ धोते हुए बोला, हाँ एक मिनट। उसने किताबों के बीच में रखा अपना छोटा सा पर्स उठाया और उसमें से पैसे निकालकर भानु को थमा दिए। बाय दीदी, नाश्ता कर लेना। भानु जल्दी जल्दी उसका गाल चूम कर बाहर निकल गया। धारा की आंखें नम हो गई। इस भरी पूरी दुनिया में वो दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा रह गए हैं। वो उठी और अपना नाश्ता लेने के लिए बढ़ी तो उसे अपने सामने अरिजीत की लिखी हुई स्लिप जमीन पर गिरी हुई दिखाई दी। उसने लपक कर वो कागज का टुकड़ा उठा लिया। शायद जब वो किताबों के नीचे से पर्स निकाल रही थी तब वो स्लिप किताब में से निकल कर गिर गई थी। अरिजीत के उकेरे हुए मोती जैसे अक्षर फिर उसकी आंखों के आगे फिरने लगे। अरिजीत की चमकती हुई आंखें और उसकी सहज मुस्कान से खिला चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। उसे जबरदस्ती डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाना, उसके भाई भानु का ख्याल रखना, उसके मन पर गहरा असर डाल गया था। उसे तो पता ही नहीं था कि अरिजीत ने उसकी कितनी ज्यादा मदद की। भानु नहीं बताता तो उसे कुछ पता ही नहीं चलता। भानु ने उसे बताया था कि अरिजीत उसे गांव की सड़क किनारे बेहोशी गंभीर हालत में उठाकर लाया था।
और सारी रात उसके सिरहाने खड़ा रहा था। यही नहीं, जब भानु अकेला ही केशव मामा का घर छोड़कर निकल पड़ा था, तो वो अरिजीत ही था जो उसे अपने साथ लेकर पहले उसके घर तक पहुंचाने गया था और फिर वहां से उसको मामा के घर पहुंचाने जा रहा था। वो प्यार से उन पर हाथ फेरती हुई पता नहीं किन ख्यालों में गुम हो गई। मुग्धा और विमलती नीतू का प्यार याद आया। मोहन पैलेस में थोड़े ही दिन बिताए थे उसने, लेकिन कम से कम मन का सुकून था वहां। लेकिन जिस दिन से रिया के कदम वहां पड़े थे, उस दिन से उसकी नफरत से भरी आंखों से उसका मन बेचैन हो गया था। फिर पवित्रा मैम का रूखा व्यवहार, हॉस्पिटल आकर उसे पता नहीं क्या क्या सुना दिया। ठीक है कि वो नौकरानी का काम कर रही थी, लेकिन बिना बात के आरोप लगाते समय उन्होंने उसे सफाई का मौका भी नहीं दिया। हे भगवान, किन बातों में उलझ गई वो। बिना बात काम के लिए लेट हो जाएगी। तैयार होकर वो अपने काम में व्यस्त हो गई। इधर केशव जी वैभव से मिलने पहुंचे। वैभव साहब, अंदर आ जाऊं क्या? हाँ हाँ, आइए पंडित जी, आपको पूछने की क्या जरूरत है? केशव जी को अपने रूम के डोर पर खड़ा देखकर मैनेजर वैभव खिल उठा। आइए बैठिए। वह खुद खड़ा होकर उनका स्वागत कर रहा था। केशव जी झिझकते हुए आगे बढ़े और एक मिठाई का डब्बा उसके आगे रख दिया। बेटी की शादी की मिठाई लेकर आया था आपके लिए, वो मुस्कुराते हुए बोले। वैभव का उत्साह थोड़ा हल्का हो गया। उसने सोचा था कि केशव जी उसे धारा के बारे में बात करने आए हैं। उसका चेहरा मलिन पड़ गया। वो बुझे मन से बोला, जी पंडित जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सब काम अच्छे से निपट गया आपका? केशव जी हाथ जोड़कर बोले, जी मालिक की मेहरबानी से सब कुछ सही से संपन्न हो गया। जी जी, सर तो सबका ही बहुत ध्यान रखते हैं। वैभव कुछ उद्विग्न होकर बोला। केशव जी बोले, ठीक है मैनेजर साहब, मैं चलता हूँ और आप घर आइएगा। धारा की मामी ने आपको घर बुलाया है। वैभव ये सुनकर खुशी से बोला, हाँ हाँ जरूर पंडित जी। वो फिर चार्ज हो गया। केशव जी बोले, घर पर ही ये सब बातें करना ठीक रहता है, आपको इसलिए बुला रहा था। कहकर वो खड़े हो गए। वैभव बोला, मैं जरूर आऊंगा जैसे ही फुर्सत मिलती है, आता हूँ आपकी तरफ। वैभव खुशी के मारे बौखला गया। केशव जी बोले, चलता हूँ मैनेजर साहब। केशव जी ने एक बार फिर हाथ जोड़े और मुड़कर बाहर निकल गए। वो पारुल की बात मानना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उसकी बात मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। पारुल ने उन्हें समझाया था कि वो मैनेजर वैभव को घर लेकर आए। ऐसी बातों के बारे में बाहर बैठकर चर्चा करना सही नहीं है। यही उनको कविता को दिखाकर बात की जाए। अगर मैनेजर साहब को उनकी बेटी कविता पसंद आ गई, तो उन लोगों को ज्यादा लेन देन भी नहीं करना पड़ेगा और आराम से बेटी की शादी से भी निपट जाएंगे। वैभव खुशी से झूम रहा था। उसने तुरंत फोन करके अपनी बहन को खुशखबरी सुना दी। भाई फिर तो जल्दी ही चले जाओ उनके घर, बात पक्की कर लो उनसे मिलकर। बहन भी ये सुनकर खुश हो गई। वैभव मुस्कुराकर बोला, अरे ऐसे कैसे बात पक्की कर लेंगे, तेरे आए बिना कुछ नहीं होगा। वो बहुत खुश था। बहन बोली, एक बार आप मिलाओ, फिर मुझे भी मिला देना मेरी होने वाली भाभी से। उसने हंसकर कहा तो वैभव बोला, तुझे खुद लिवाने आऊंगा, घर बार तो क्या ही देखना है, मुझे उनके घर से क्या लेना देना। मुझे तो बस धारा चाहिए, चाहे वो उसे 2 कपड़ों में ही भेज दे। ओहो भाई, आप तो मजनू बन गए हैं, इतनी भी क्या दीवानगी। उसने हंसकर मजाक किया तो वैभव मुस्कुराते हुए बोला, चल चल फिर करता हूँ फोन तुझे। ये कहकर वैभव ने फोन काट दिया। फोन काट कर वो मन ही मन बैठकर आगे का कार्यक्रम तय करने लगा। इधर पैलेस में पवित्रा जी अपने कामों में व्यस्त थी। उन्होंने सबसे पहले पुरोहित जी से बात करके पूजा का मुहूर्त और उसमें काम आने वाली चीजें पूछ ली। पुरोहित जी ने उन्हें बताया कि पूजा में अरिजीत को भी बैठना पड़ेगा। ये सुनकर पवित्र जी ने बताया कि अरिजीत का आना तो मुश्किल है। गुरुजी ने स्पष्ट किया, चाहे अरिजीत एक दिन के लिए ही आए, लेकिन उसका इस पूजा में सम्मिलित होना जरूरी है, क्योंकि पूजा उसी के लिए हो रही है। पवित्रा जी कुछ सोच में पड़ गई। अरिजीत को अगर बुलाना पड़ा तो फिर रघुवीर साहब को भी पूजा के बारे में बताना पड़ेगा। फिर अरिजीत को भी कुछ ना कुछ पता ही चल जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। आखिर किसी न किसी दिन अरिजीत को भी सच्चाई पता चलेगी। अब जब वो लड़की यहाँ है ही नहीं, तो फिर डरने की क्या बात है। उन्होंने विमला को ऊपर बुला लिया और उससे कहकर अपने पास रखी ज्वेलरी निकाल ली।
वो उसमें से रिया को दिए जाने वाले गहने सिलेक्ट करने लगी। वो रिया को गहनों से लाद देना चाहती थी। पूजा पाठ निमट जाए तो वो शॉपिंग रिया को लेकर ही कर लेंगी। ये सारे ज्वेलरी बॉक्स नीचे वाली ड्रॉर्स में ही रख दो। उन्होंने विमला को आदेश दिया, मेरे लिए कॉफी बना लाओ और नीचे से केशव जी को ऊपर भेज दो। विमला ने सारे बॉक्सेस रखने के बाद अलमारी लॉक कर दी और चाबियां पवित्रा जी के बेड से लगी ड्रॉर्स में डाल दी। नीचे जाकर उसने सबसे पहले केशव जी को मालकिन का मैसेज दिया और फिर कॉफी बनाने के लिए किचन में चली आई। केशव जी पर नजर पड़ते ही पवित्रा जी ने उन्हें सर के इशारे से अंदर बुला लिया और बोली, ये पूजा के सामान की लिस्ट है पंडित जी। सुरेश को लेकर मार्केट चले जाओ और एक एक सामान अपनी देख रेख में लेकर आना। भगवान के वस्त्र तुकाराम के यहाँ से और प्रसाद के लिए जो लड्डू आएंगे वो शांति मिष्ठान भंडार से आएंगे। मिष्ठान के लड्डू के लिए उन्हें बता देना कि मैं 2 दिन पहले फोन पर बता दूंगी, उसी हिसाब से फ्रेश लड्डू बनाकर भेजेंगे। केशव जी लिस्ट लेकर बोले, जी मालकिन। पवित्रा जी आगे बोली, और हाँ, पवन को कहना कि वो आपकी जगह बैठ जाए, बाई चांस ऑफिस या फैक्ट्री से कोई फोन आएगा तो देख लेगा। केशव जी ने हामी में सिर हिलाया। जी मालकिन। पवित्रा जी आगे बोली, अब जाओ। उन्हें उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। केशव जी से भी उन्हें चिढ़ होने लगी थी। वो इतने पुराने समय से काम कर रहे थे कि उनको निकालना शायद रघुवीर साहब को भी पसंद नहीं आता। धारा के बारे में तो उन्होंने कह दिया था कि वो अपने भाई की वजह से अपनी मर्जी से जॉब छोड़कर चली गई, लेकिन केशव जी को निकालना इतना आसान नहीं होगा। पवित्रा जी ने अरिजीत को फोन किया तो पता चला कि उसकी तबीयत खराब है। कैसे बेटा, फीवर कैसे आ गया? तबीयत खराब थी फिर भी हमें बताया क्यों नहीं? पवित्रा जी ने चिंतित स्वर में पूछा। बस मॉम, क्या बताता आपको, वो उखड़ी आवाज में बोला। क्यों नहीं बताते? अब तुम मुझसे बातें छुपाना भी सीख गए हो, वो शिकायत भरे अंदाज में बोली। अरिजीत के दिल में आया कि वो उनसे कह दे कि आप तो मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे बिना पूछे कर रही हैं, लेकिन वो कह नहीं पाया। उसको चुप देखकर पवित्रा जी बोली, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? अरिजीत बोला, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी मॉम, आप बताइए सब कुछ कैसा है? आप और बाबा कैसे हैं? मुग्धा बता रही थी कि आजकल बाबा बहुत व्यस्त हैं। पवित्रा जी बोली, हाँ, कितना तो बोलती हूँ कि थोड़ा कम काम कर लिया करें। आजकल तो कभी कभार लंच भी स्किप कर जाते हैं। बस जल्दी जल्दी तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाए, फिर तुम अपने बाबा का हाथ बटाना शुरू कर दो, उन्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरिजीत बोला, जी मॉम। वो थोड़ा थका हुआ सा लग रहा था। हाँ जीत बेटा, मैंने एक ज़रूरी काम से फ़ोन किया था। गुरुजी ने बताया कि उन्हें गृह शांति के लिए कुछ पूजा करनी है, जिसके लिए तुम्हारा आना आवश्यक है। अरिजीत ने चौंक कर पूछा, गृह शांति की पूजा? लेकिन क्यों मॉम? पवित्रा जी असल बात छुपाते हुए बोली, बेटा पुरोहित जी ने परिवार के कल्याण के लिए पूजा रखवाई है। उन्होंने कहा तो हमने भी हामी भर दी। अब पूजा पाठ के लिए तो मना नहीं कर सकते ना। ऐसा करो, तुम किसी तरह से एक दिन निकाल कर आ जाओ बेटा। अरिजीत मना करता हुआ बोला, मॉम मेरा आना तो मुश्किल है, आप और बाबा पूजा करवा लीजिएगा। पवित्रा जी बोली, लेकिन बेटा पूजा में तुम्हारा सम्मिलित होना बहुत जरूरी है, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, गुरुजी का आदेश है। एक दिन में क्या फर्क पड़ता है, वहां से फ्लाइट ले लेना, इधर से सुरेश को लेने भेज दूंगी और दूसरे दिन सुरेश या पवन एयरपोर्ट पहुंचा देगा, फ्लाइट ले लेना। पवित्रा जी ने कहा तो अरिजीत ने हाँ में भर दी। ओके मॉम, किस दिन आना है बता दीजिए, मैं आता हूँ। उसने कहकर फोन काट दिया। पढ़ाई के बीच में से जाना पड़ेगा घर, लेकिन वो पूजा संपन्न होते ही निकल आएगा। यह समय बहुत कीमती है, इसे जाया नहीं कर सकता। 2 दिन बाद ही पूजा के दिन के बारे में बताने को मॉम का फोन आ गया। मॉम ने बताया कि रिया और उसके परिवार वाले भी पूजा में मौजूद रहने वाले हैं। ये सुनकर उसका मूड और ज्यादा खराब हो गया। जिस रिया से वो कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता, उसे मॉम जबरदस्ती उसकी जिंदगी का हिस्सा बनाने पर तुली हुई है और कुछ भी सुनना नहीं चाहती। बेदली से अपने दो एक कपड़े पैक करते हुए उसे ख्याल आया कि वो जब अपने घर जा ही रहा है तो कोशिश करके धारा से भी मिल आएगा। इस विचार से ही उसका बुझा हुआ दिल एक अजीब सी खुशी से भर गया। हालांकि उसे मालूम था कि उसकी मॉम उसको आसानी से ऐसा मौका नहीं देंगी, लेकिन वो किसी न किसी बहाने से धारा से मिल ही लेगा।
अगर उसे धारा के गांव भी जाना पड़ा तो चला जाएगा, लेकिन इस बार अपना काम अधूरा नहीं छोड़ेगा। भले ही वो दोनों भाई बहन मून पैलेस में ना रहे, लेकिन उनके लिए एक आदर्श सुविधाजनक जीवन का प्रबंध तो वो कर ही सकता है। ये विचार आते ही वो खुश हो गया और खुशी खुशी घर आने के लिए निकल गया। पवित्रा जी खुशी खुशी पूजा की तैयारियां कर रही थी। अरिजीत एक दिन के लिए ही सही घर आ रहा था। वो कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्हें पता था कि अरिजीत धारा और भानु के बारे में जरूर पूछेगा, इसलिए उन्होंने जो कुछ रघुवीर साहब को बताया था उसी पर अड़े रहने का निश्चय किया था। सबसे पहले तो उन्होंने विमला को बुलाकर कड़े शब्दों में समझा दिया कि अगर उसने जरा भी मुंह खोला तो उसे मोन पैलेस से सदा के लिए विदा होना पड़ेगा। अरिजीत सुबह सुबह मून पैलेस पहुंच गया था, लेकिन थका होने की वजह से आते ही सो गया। पूजा 2-3 घंटे बाद शुरू होने वाली थी। पवित्रा जी ने 2 घंटे बाद उसे उठाकर नहान धोकर तैयार होने को कह दिया था। रिया की फैमिली और शालिनी 11 बजे तक मून पैलेस पहुंच गए थे। इतनी देर में पुरोहित जी ने पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी। अरिजीत भी पूजा के लिए तैयार हो गया था। रिया और उसके परिवार का उसने बहुत फीकी मुस्कान से स्वागत किया। अरे, इसे क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि हमसे मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। श्वेता ने अपनी छोटी बहन के कान में फुसफुसाते हुए कहा। हम्म, हो सकता है रिया से अकेले मिलने का मन हो उसका। शालिनी धीरे से बोली। रिया की तरफ ढंग से देख तक तो रहा नहीं है, मिलने का खाक मन होगा। वो मुंह बनाती हुई बोली। रिया ने आज एक खिलते हुए रंग का बेहद खूबसूरत सूट पहना हुआ था और उसके कटे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। पवित्रा जी ने एक भरपूर नजर उस पर डाली और फिर लाल ताल्लुक से बैठे हुए अरिजीत को देखा। उन्हें अरिजीत पर सख्त गुस्सा आया। पता नहीं क्यों बना बनाया काम बिगाड़ने पर तुला है। क्या हुआ? अरिजीत बहुत डर लग रहा है। शालिनी किसी बहाने से पास आई और उनसे पूछ लिया। हाँ, ओ हाँ, अभी बीमार रह चुका है इसलिए थोड़ा। पवित्रा जी ने बात संभालने के लिए सफाई दी। शालिनी चिंता भरे स्वर में बोली। अरे, तुमने कुछ बताया नहीं, क्या हुआ था? पवित्रा जी बोली। सर्दी खा गया था, बारिश में भीगने से काफी तेज फीवर हो गया था, पूजा की वजह से बुलवाना पड़ा। अभी भी ठीक कहाँ है? उन्होंने विस्तार से बताया। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि ऐसा तो कभी नहीं रहता अरिजीत। अचानक क्या हो गया? शाली ने चैन की सांस ली। रघुवीर साहब के आते ही सब लोग व्यस्त हो गए। पुरोहित जी ने पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न कराई और फिर वह अपने शिष्यों के साथ विदा हो गए। तो अरिजीत बोला, मॉम, मुझे भूख नहीं है, अपने रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट करूंगा। पुरोहित जी के जाने के फौरन बाद अरिजीत भी उठ गया। अरे बेटा, ऐसे कैसे? देखो, ये रिया तो तुम्हारी यहाँ पे जैसे आई है, लंच कर लो फिर रेस्ट कर लेना, श्वेता जी ने तपाक से कहा। आंटी, आज माफ कर दीजिए, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब थोड़ी देर लेटूंगा जाकर। वो उठता हुआ बोला। रघुवीर साहब उसके ऐसे कहने से चिंतित होकर बोले, क्या हुआ तुम्हें? रघुवीर साहब ने उसका हाथ पकड़ा तो चूम गए। उसे फिर बुखार आ गया था, हाथ काफी गर्म हो रहे थे। तुम्हें तो तेज बुखार है, मैं भी डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ, चलो अपने बेडरूम में चलो जाओ। उन्होंने फिक्र से उसकी तरफ देखा। रिया, तुम भी चली जाओ, अरिजीत का ध्यान रखना, श्वेता ने कहा। तो अरिजीत बोला, नहीं 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 आंटी, प्लीज मैं अकेले आंख बंद करके लेटना चाहता हूँ। रिया, आप परेशान मत होइए। वो शिथिल कदमों से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। रिया का मुंह उतर गया। जितना वो चाह रही थी कि वो अरिजीत के करीब रहे, पता नहीं क्यों उतना ही अरिजीत उसे दूर जाता दिखाई दे रहा था। वो फिर भी अरिजीत के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम ने आंख के इशारे से उसे रोक दिया। वो झुंझुलाकर वहीं ठहर गई। अरिजीत डॉक्टर साहब से बोला, अंकल, मुझे सुबह फ्लाइट लेनी है, प्लीज कोई स्ट्रॉन्ग डोज मत दीजिएगा। डॉक्टर साहब बोले, अरे नहीं अरिजीत, जल्दी ही ठीक हो जाओगे, बस कुछ खाकर दवा ले लेना, रात तक फीवर ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब के होठों पर एक तसल्ली देती हुई मुस्कुराहट थी। लंच शालिनी और पवित्रा जी की कोशिशों के बावजूद बहुत खामोशी से खत्म हुआ। रिया ने तो बस खाने का नाम ही किया। श्वेता जी और देशराज जी का मूड भी कुछ उखड़ गया था। हालांकि अरिजीत की तबीयत को देखते हुए वो कुछ कह नहीं पाए।
अरिजीत की नींद फिर शाम को ही खुली। वो भी पवित्रा जी ने आकर प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे जगाया। रिया और उसके घर वाले लंच के बाद जा चुके थे। रिया जाते समय उससे मिलने उसके रूम तक आई थी, लेकिन वो दवाइयों के असर में सो रहा था। निराश होकर वो अपने मॉम डैड के साथ वापस चली गई। विमला उसकी दवाई की दूसरी डोज लेकर खड़ी थी। पवित्रा जी ने प्यार से उसे कुछ खाने के बाद दवा खाने को कहा और विमला को ट्रे वहीं रखकर जाने का हुक्म दिया। अरिजीत विमला के चेहरे की तरफ देख रहा था, लेकिन वो नसें झुकाकर चुपचाप नीचे चली गई। शाम तक अरिजीत को फिर बुखार हो गया और वो उसी तरह अपने बेडरूम में पड़ा रहा। रघुवीर साहब ने चिंता जताते हुए कहा, कल सुबह कैसे जाओगे? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, कल और रुक जाओ, क्योंकि ऐसे में पढ़ाई भी कैसे करोगे? हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पवित्र जी ने भी जोर देते हुए कहा। अरिजीत चुप रहा। लगातार फीवर की वजह से उसे थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी, लेकिन जाना तो था। इस समय वो अपनी पढ़ाई नेगलेक्ट नहीं कर सकता था। आज मुझे मेहता साहब के यहाँ जाना है, आप चलेंगी क्या? रघुवीर साहब ने उनसे पूछ लिया। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को छोड़कर नहीं जा सकती, आप ही चले जाइए, पवित्र जी ने फौरन कहा। मॉम, आप जाना चाहें तो चले जाइए, मैं तो वैसे भी अब दवा खाकर सो जाऊंगा, अरिजीत ने कहा। नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है, तुम अब आराम करो, अब डिनर के समय ही उठाऊंगी तुम्हें, पवित्रा जी ने कहा और रघुवीर साहब के साथ उसके कमरे से बाहर निकल गई। रात में डिनर के समय बड़ी मुश्किल से पवित्रा जी ने उसे उठाकर थोड़ा बहुत खाना खिलाया और दवा देकर फिर लिटा दिया। वो ऐसे ही बेहोश सा पड़ा रहा। रिया ने 2-3 बार फोन करके उसकी तबीयत के बारे में पूछा, लेकिन उसकी अरिजीत से बात नहीं हो पाई। उसका मन तो कर रहा था कि वो अरिजीत के पास चली जाए, लेकिन ऐसे जाने को उसकी मॉम कभी परमिशन नहीं देती, इसलिए वो मन मार कर रह गई। रघुवीर साहब रात को सोने जाने से पहले उसके रूम में आए तो वह बेखबर सो रहा था। उन्होंने उसका माथा छूकर देखा तो फीवर हल्का था। डॉक्टर से बात की आपने? उन्होंने चिंतित भाव से पवित्रा जी से पूछा। हाँ की थी, अब कल तो मैं नहीं जाने दूंगी इसे, उन्होंने कहा। रघुवीर साहब बोले, यू आर राइट, वहां जाकर फिर बीमार पड़ गया तो मुश्किल होगी। खाना खाया था अरिजीत ने? ऐसे ही थोड़ा बहुत खाया था, दवा देने के लिए खिलाना जरूरी था, लेकिन ठीक से खाया कहाँ आपके बेटे ने, रघुवीर साहब बोले। ठीक है, अब सोने दो इसे, हो सकता है सुबह तक फीवर उतर जाए। पवित्रा जी ने अपनी चेयर बढ़ाई कि पीछे से विमला ने चेयर थाम ली और उन्हें उनके कमरे की तरफ ले जाने लगी। विमला, रात में ध्यान रखना, एक बार सोने से पहले चेक कर लेना, अरिजीत को किसी चीज की जरूरत हो तो, रघुवीर साहब ने पवित्रा जी के साथ जाती विमला से कहा। जी साहब, विमला ने धीरे से जवाब दिया। इधर आज मैनेजर वैभव एक दिन की छुट्टी लेकर केशव जी के गांव आया था। केशव जी ने उसे बताया था कि वो गांव के पास वाले सड़क मार्ग पर उसका इंतजार करेंगे और अपने साथ ही उसे अपने घर ले जाएंगे। वैभव के पास अपनी कार थी, जिसे लेकर वो जल्दी ही केशव जी के पास पहुंच गया। चाहता तो वो ये था कि अपनी बहन और बहनोई को भी अपने साथ ही ले जाए, लेकिन उसने सोचा कि पहले वो धारा से मिल ले, फिर बाकी परिवार से भी मिला देगा। आइए मैनेजर साहब, बहुत सौभाग्य है हमारा कि आप हमारे गांव आए हैं, केशव जी ने हाथ जोड़कर कहा तो वैभव बोला। अरे कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी, आइए बैठिए, चलते हैं। वैभव मुस्कुरा दिया। यहाँ से तो पैदल चलना पड़ेगा मैनेजर साहब, बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है, गाड़ी नहीं जा पाएगी, वो झिझकते हुए बोले। ओह, फिर तो सामान निकाल लें गाड़ी से, कितना चलना पड़ेगा, उसने पूछ लिया तो केशव जी बोले, बस थोड़ा ही, लाइए सामान मैं पकड़ लेता हूँ। वैभव उन्हें सामान देते हुए बोला, ये लीजिए, कुछ मिठाई और फल वगैरह लाया था घर के लिए। अरे मैनेजर साहब, इतना सारा सामान लेने की क्या आवश्यकता थी, केशव जी ने डिब्बे पकड़ते हुए कहा। वैभव खुशी से मुस्कुरा दिया। धारा के लिए तो वो बहुत कुछ भी कर सकता था, और ये तो साधारण सामान था। पथरीले रास्ते पर चलते हुए वो लोग 30-35 मिनट में केशव जी के घर पहुंच गए। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आया, केशव जी सामान संभाले अंदर चले गए। पारुल अंदर रसोई में बैठकर प्लेटों में नमकीन और मिठाई सजा रही थी। आज वो बहुत खुश थी। अभी हिमानी के ब्याह को ज्यादा समय नहीं हुआ था और अब गोलू जी की कृपा से कविता जी की भी शादी तय हो जाए,
तो नंगे पांव गोलू देवता के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएंगी। मैनेजर वैभव के आने का सुनकर उन्होंने घर साफ सुथरा कर लिया था और पुताई तो अभी हिमानी की शादी में ही हो चुकी थी। कविता यहाँ ले, ये चाय और मिठाई बाहर दे आ। पारू ने आवाज में शहद घोलकर कविता से कहा। कविता को पता था कि उन्होंने वैभव को क्यों बुलाया है, इसलिए मुंह बनाकर उसने ट्रे उठा ली और धीमे कदमों से बाहर वाले कमरे में चली गई। ये कविता है मेरी छोटी बेटी। केशव जी ने उसे चाय सामने रखने का इशारा करते हुए वैभव से कहा। कविता ने बेमन से नमस्ते की। अपने से 10-12 साल बड़े इंसान में उसे कोई रुचि नहीं थी। माँ बाबा को इस आदमी के पैसों पर कितना भी डाला जाए, उसे तो बस अपने लिए उसी की उम्र का साथी चाहिए। केशव जी ने कविता से पूछा, माँ कहाँ है तुम्हारी? वह खुद तो इस तरह अपनी बेटी के लिए कोई बात नहीं छेड़ सकते थे, लेकिन उन्हें पारुल की चतुराई पर पूरा भरोसा था। अभी भेजती हूँ। कविता ने वैभव के सामने रखे स्टूल पर चाय रखी और कमरे से बाहर निकल गई। वैभव व्यग्र सा बैठा इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। बहुत ही साधारण घर था केशव जी का, लेकिन उन्हें उसके घर बार से क्या लेने देना। एक बार धारा से शादी हो जाए फिर तो उसे भी इस तकलीफ भरी जिंदगी में लौटने नहीं देगा। पारुल अपनी भारी काया संभालती हुई आई और वैभव की तरफ हाथ जोड़ती हुई केशव जी के पास बैठ गई। अरे साहब, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ तो लो आप। उसने पास बैठे केशव जी को टोक दिया, क्योंकि खुद बार बार उठकर सर्व करना उसके बस का नहीं था। लो मैनेजर साहब, ये मिठाई खाइए, घर की बनी हुई है। केशव जी चाबी लगे गुड्डे की तरह उठे और प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। वैभव ने हाथ बढ़ाकर प्लेट में से मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया। वो बेचैन हो रहा था। उसका मन तो धारा के दरस को बेताब था, लेकिन जाते ही धारा को बुलाने को नहीं कह सकता था, इसलिए अपनी व्यग्रता दबाकर उन दोनों पति पत्नी से बात करने लगा। आपका गांव बहुत सुंदर है, उसने तारीफ करते हुए कहा। जी हाँ, हमारा परिवार और हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। कोई बुरी आदत नहीं है हमारे बच्चों में, बहुत संस्कारी बच्चे हैं हमारे। पारुल ने बातों का सूत्र अपने हाथ में ले लिया। मैनेजर साहब, आपके घर में कौन कौन है? पारुल ने मैनेजर साहब की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। इधर विमला भी अरिजीत के सामने पढ़ने से बच रही थी। पवित्रा जी ने कड़ाई से मना किया था, फिर भी उसे डर था कि वो अरिजीत के सामने झूठ नहीं बोल पाएगी। रात में वो पानी की बोतल और गिलास रखने अरिजीत के रूम में गई तो ये देखकर उसकी जान निकल गई कि अरिजीत उठा हुआ था और अपना फोन देख रहा था। कैसी हो विमला दी? उसने सामान्य रूप से पूछ लिया। ठीक है छोटे साहब, आपकी तबीयत अब कैसी है? कुछ लाऊं आपके लिए? वो धीमे सुर में बोली। धारा और भानु क्यों चले गए? उसने फौरन पूछ लिया। विमला के मन का डर सच हो गया। वो चुपचाप मूर्ति बनी अरिजीत का मुंह देखती रह गई। विमला दी, क्या हुआ? कुछ बोलो तो। मैंने बाबा से बात की तो थी उसके भाई के लिए, फिर वो क्यों चली गई? अरिजीत ने फोन छोड़कर उसकी तरफ देखा। जी जी, वो आप मालकिन से पूछ लीजिए, मुझे पता नहीं है। विमला के मुंह से लड़खड़ाते हुए कुछ शब्द निकले और वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। अरिजीत होंठ भींचे कुछ पल तो बंद दरवाजे की तरफ देखता रहा और फिर अपना ब्लैंकेट हटाकर बेड से नीचे उतर आया। वह उठा तो उसके पैर कांपने लगे। उसने अपने मन को मजबूत किया और धीमे कदमों से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। धीरे धीरे चलते हुए वो नीचे आया और फिर रेलिंग पकड़कर सीढ़ियां उतरने लगा। वो कई बार लड़खड़ाया लेकिन रुका नहीं। विमला किसी काम से किचन से बाहर आई तो उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गई। अरे छोटे साहब, आप नीचे क्यों आ गए? कहीं पैर स्लिप हो जाता तो? कुछ चाहिए आपको? मुझे बुला लेते। वह घबराहट में बोली जा रही थी। मेरे साथ हो, गंभीर स्वर में कहता हुआ अरिजीत किचन की तरफ बढ़ गया। नीतू किचन में काम समेट रही थी। तुम जाओ नीतू, बाकी काम विमला दी कर लेंगी, उसने भारी आवाज में कहा। नीतू ने चेतावनी देती हुई दृष्टि से विमला की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उसे सचेत करती हुई किचन से बाहर निकल गई। अरिजीत आगे बढ़कर एक तरफ पड़ी चेयर पर बैठ गया। बैठो विमला दी, उसने धीरे से कहा। विमला मन ही मन डरती हुई उसके सामने खड़ी हो गई। बैठ जाओ, अरिजीत ने आदेश दिया। विमला आगे बढ़कर अरिजीत के सामने पड़ी एक चेयर पर बैठ गई।
अंदर ही अंदर उसके दिल में धुक धुक हो रही थी। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो क्या करे। अरिजीत बोला, मॉम ने मना किया है मुझे कुछ बताने से। उसने अपनी नजर विमला के चेहरे पर जमा दी। बोलो ना, सही कह रहा हूं मैं। विमला सर झुकाए चुपचाप बैठी रही। अच्छा, इतना बता दो कि धारा क्या अपने गांव लौट गई? विमला बोली, छोटे साहब मैं क्या कहूँ, मुझे मालकिन की हुक्मतुली पर मजबूर मत करिए। अब विमला से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बिलख पड़ी। अरिजीत कुछ क्षण तक तो चुपचाप उसका चेहरा देखते रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, धारा को तो मैं ढूंढ ही लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो तुम्हारी मर्जी, जा सकती हो, कहकर वो उठने लगा। आप हॉस्पिटल जाकर पता कर लें, वो एकदम से बोल उठी। अरिजीत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। विमला ने अपने होंठ काटे। वो सब कुछ भूल गई जो हिदायतें उसे पवित्रा जी ने दी थी। उसका दिल कांप उठा। छोटे साहब, मालकिन को मत बताना वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देगी, वो बर्राए स्वर में कहती तेज कदमों से बाहर निकल गई। अरिजीत थम से फिर अपनी चेयर पर बैठ गया। मॉम ने तो कुछ और ही बताया था। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि धारा मून पैलेस छोड़कर हॉस्पिटल चली गई? विमला की बात सुनकर उसके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा। आखिर उसकी मॉम उससे क्या छुपाना चाहती है? क्यों मना किया विमला को कुछ भी बताने से? वो बेचैन हो उठा। कमला धड़कते दिल से अपने कमरे में चली आई। छोटे साहब के पूछने पर उसने कह तो दिया था कि हॉस्पिटल जाकर पता कर ले, लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि कहीं मालकिन को पता चला तो उसकी खैर नहीं। आज कमला की समझ में आया कि उसकी मालकिन पवित्रा जी को किस बात का डर है और उन्होंने धारा और भानु को आनन फानन में क्यों निकाल दिया। अरिजीत की आंखों में देखकर पता चल जाता है कि धारा के लिए उसके दिल में कैसी भावनाएं हैं। उसे धारा से बहुत सहानुभूति हो रही थी। बेचारी जानती भी नहीं थी कि माँ बेटे के बीच उसको लेकर क्या चल रहा है। वैभव ने उकताहट से एक नजर अंदर घर की तरफ डाली। 2 घंटे हो गए थे उसे बैठे हुए, लेकिन उन लोगों ने ना तो धारा को बुलाया और ना ही उसका नाम लिया। बस इधर उधर की बातें करे जा रहे थे। अभी तक 2 प्याले चाय पी चुका वो बुरी तरह उब रहा था। पारुल ने अब तक उसके रिश्तेदारों का भी कच्चा चीठा निकाल लिया था। मैं चलता हूँ अब, उसने उठने का उपक्रम किया। अरे वाह, ऐसे कैसे चले जाएंगे? अभी तो कविता आपके लिए खाना बना रही है। खाना खाए बिना तो नहीं जाने दूंगी मैनेजर साहब। पारुल चमक कर उठी। नहीं नहीं, इतना समय नहीं है, खाना वाना रहने दीजिए, घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। वैभव संकोच से बोला। पारुल ने नजर बचाकर आंखों से केशव जी को इशारा किया, लेकिन केशव जी बेचारे से मुंह बनाकर चुप रह गए। पारुल का गुस्से से खून खौल गया। ये आदमी तो किसी काम का नहीं है। आपने अपना फैसला तो बताया ही नहीं। उसने मीठी आवाज में वैभव से पूछा। जी, कैसा फैसला? वैभव अचकचा गया। हमारी बेटी आपको कैसी लगी? पारुल ने पूछ लिया। जी, एक बार मैं उससे बात कर लूं फिर बता दूंगा, वो झिझकते हुए बोला। आखिरकार धारा से मिलने का समय आ ही गया। निराश मुंह पर फिर से रौनक लौट आई। हाँ जरूर, अभी बुलाती हूँ। कविता, पारुल ने आवाज लगाई। कविता बिना बोले चुपचाप आकर खड़ी हो गई। मैनेजर साहब तुमसे बात करना चाहते हैं, पारुल ने चिकने चुपड़े स्वर में कहा। मैं इससे क्या बात करूं? धारा को बुलवा दीजिए, वो थोड़ा उलझन में था। धारा का नाम सुनते ही पारुल चिढ़कर बोली। धारा, वो यहाँ कहाँ है? धारा के ना होने की बात सुनकर बेभाव खींच गया। फिर कहाँ है धारा? मैं तो उसी के लिए आया हूँ। केशव जी ने कुछ कहना चाहा तो पारुल ने उन्हें आंखें दिखा दी। कविता गुस्से से फिर अंदर चली गई। धारा तो पता नहीं कहाँ चली गई, वो तो बहुत दिनों से यहाँ नहीं है। इन्होंने सोचा था कि आप हमारी बेटी को देखने आए हैं। पारुल तेज स्वर में बोली। वैभव चौंक कर बोला, क्या? उसने अविश्वास भरे अंदाज में उनकी तरफ देखा। मैं अब चलता हूँ पंडित जी। वैभव की शिकायत भरी आंखें केशव जी की तरफ उठ गई। वो निराशा से भरकर उठ खड़ा हुआ। बिना बात उसका इतना समय खराब हो गया। मैनेजर साहब, बात सुनो, मेरी कविता बहुत अच्छी लड़की है, घर का सारा काम काज जानती है, आपका घर संवार देगी। पाव ने पीछे से कहा। सोचकर जवाब देना, कोई जल्दी नहीं है। वैभव हाथ जोड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसे केशव जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
बिना बात इतना ढेर सारा सामान लेकर वही से दूर दराज के गांव धारा से मिलने के उतावले में चला आया था। मैनेजर साहब, मैं चलता हूँ आपके साथ। केशव जी पीछे पीछे चल दिए। नहीं, रहने दीजिए पंडित जी, वो रोके स्वर में कहता हुआ आगे बढ़ गया। केशव जी फिर भी उसके पीछे चलते रहे। वैभव को गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि केशव जी को खूब अच्छी तरह सुनाए। क्या उन्हें पता नहीं था कि वो धारा को पसंद करता है? और फिर अपनी लड़की को उसे दिखाने का क्या मतलब है? ऐसे ही उसे किसी से शादी करनी होती तो उसके लिए लड़कियों की कमी है क्या? इधर अरिजीत की तबीयत सुबह तक काफी सुधर गई थी। फिर भी उसके मॉम डैड ने उसे उस दिन जाने से मना कर दिया। खुद अरिजीत भी वीकनेस महसूस कर रहा था। वो भी आज रुक गया। वैसे भी बिना धारा से मिले वो जाना नहीं चाहता था। अगर उसकी मॉम को पता चलता कि वो धारा से मिलना चाहता है तो वो ऐसा होने नहीं देती। इसलिए खामोशी से वो कदम उठाना चाहता था। उस पूरे दिन वो गुमसुम सा घर में ही रहा। रिया की कॉल आई तो उसने नॉर्मली उससे बात की, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त, लगभग हाँ या ना में। उसे रिया से कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि इस सारे प्रकरण में उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। रात में वो डिनर के लिए उठकर भी आया। विमला डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। चुपचाप मुंह झुकाए खाने का नाम करता रहा। रघुवीर साहब के बुलाने पर उनके फैमिली डॉक्टर ने एक बार फिर उसका चेकअप किया। फीवर अब उतर चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने अरिजीत को दवा का पूरा डोज लेने को कहा। पवित्र जी उसकी तबीयत को लेकर काफी चिंतित थी, लेकिन खाने के बाद जब वो आराम से बात कर रहा था तो वो भी थोड़ा निश्चित हो गई। ज्यादा अपने को थकाओ मत बेटा, अब आराम करो, सुबह की फ्लाइट से जाना भी है, रघुवीर साहब ने सलाह दी। तो अरिजीत बोला, जी पापा, लेकिन अभी तो 9:30 ही बजे हैं। वो मुस्कुराया। पवित्रा जी उसकी फीकी मुस्कान देख कर सिहर उठी। वो कुछ बदला बदला सा लगा। तुम अपने रूम में चलो, हम लोग भी वहीं बैठ जाएंगे। डोंट गेट टू टायर्ड। रघुवीर साहब ने उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरा। रहने दीजिए, उसे रेस्ट करने दीजिए, सुबह जल्दी उठकर जाना होगा, थकान से फिर फीवर ना आ जाए। पवित्रा जी ने गंभीरता से कहा तो रघुवीर साहब भी हामी भरते हुए बोले, हाँ तुम्हारी मॉम सही कह रही है, चलो अब आराम करो, अब बातें तो होती रहेंगी, तुम्हारी तबीयत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरिजीत ने एक उलझी हुई नजर अपनी मॉम पर डाली और फिर उठकर अपने रूम की तरफ चला गया। पवित्रा जी को लेकर रघुवीर साहब भी अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गए। अपनी तबीयत ठीक होते हुए भी अरिजीत की वो रात करवटें बदलते हुए बीती। रात में पानी वगैरह रखने के लिए विमला हिम्मत नहीं जुटा पाई और उसने नीतू को भेज दिया। सारी रात धारा के ख्यालों ने उसे सोने नहीं दिया। एक अजीब सी बेकली उसके दिल में थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने जो कुछ चाहा वो उसे नहीं मिला हो। उसकी मॉम खुद उसकी पसंद की हर चीज उसके लिए जुटा ही देती थी, लेकिन उसकी जिंदगी के इतने अहम फैसले में उसकी कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। वो ये नहीं सोच रही है कि ये रिया के लिए भी सही नहीं है। सुबह जब वो निकला तो पवित्रा जी ने उसे अपने गले से चिपटा लिया और उसका माथा चूम लिया। उनकी आंखों में नमी छलक रही थी। जल्दी से तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएं, तुम हमारे पास आ जाओ, बहुत कमी खलती है तुम्हारी, वो प्यार से बोली। तो अरिजीत बोला, जी मॉम, बस 2-3 महीने की बात है, आप परेशान मत होइए, जल्दी ही यहीं आ जाऊंगा मैं। अपनी तबीयत का ध्यान रखना माई सन। एक कहकर रघुवीर साहब ने भी उसे अपने से चिपका लिया। एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए उसने सुरेश को कार हॉस्पिटल की तरफ मोड़ने को कहा। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो सुरेश को कार में ही रहने को कहकर अंदर घुस गया। अभी बहुत सुबह थी, इसलिए हॉस्पिटल में भीड़ भाड़ नहीं थी। वो रिसेप्शन पर पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर से आंखें उठाई और उसकी तरफ देखा। मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है, अरिजीत ने कहा। सर, आपको वेट करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब तो 10-10:30 बजे तक आते हैं। आपका कोई पेशेंट एडमिट है यहाँ? धारा से मिलना है, वो गंभीर स्वर में बोला। वो बोली, धारा तो इस समय अपने रूम पर होगी। अरिजीत ने पूछा, कौन से रूम में? लड़की ने जवाब दिया, सर इसी कॉरिडोर में लेफ्ट साइड हो जाइएगा, वहीं नर्सेज के लिए रूम्स बने हैं। अरिजीत पूरी बात सुने बिना ही कॉरिडोर में आगे बढ़ गया। धारा के रूम का डोर खुला हुआ था। धारा, अजनबी आवाज पर धारा ने मुड़कर देखा और अरिजीत को देखकर पत्थर की मूरत की तरह खड़ी रह गई। उसके मुंह से निकला, आप?
भानु नहाकर बाथरूम से निकल ही रहा था। अरिजीत को देखकर खुश होकर उसकी तरफ लपका। भैया। अरिजीत भानु को देखकर मुस्कुराया और बोला, हेलो भानु, कैसे हो दोस्त? अरिजीत ने नीचे झुककर उसे गले लगा लिया। आप कितने दिनों बाद आए हो भैया? दीदी से मैंने कितना कहा कि भैया के घर में ही रहेंगे, लेकिन दीदी ने माना ही नहीं। वो एक सांस में शिकायत भरे अंदाज में बोलता चला गया। भानु, तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। दारा अपने को संभाल कर धीमी आवाज में बोली। आप यहाँ क्यों आए हैं? दारा ने उसकी तरफ देखकर कहा। दीदी, आप भैया को जाने मत देना, मैं जल्दी से तैयार हो जाऊं। भैया आप जाना मत। अभी अरिजीत कुछ जवाब देता कि भानु कहने लगा। धारा के पास एक ही रूम था। अरिजीत वहीं दरवाजे के पास खड़ा था और धारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे। भानु ने जब से उसे अरिजीत के बारे में सब कुछ बताया था, उसके दिल में एक टीस सी पैदा हो गई थी। अरिजीत के लिए कुछ अलग ही एहसास था उसके दिल में। कितना कुछ किया था अरिजीत ने उसके लिए और उसके भाई के लिए। भानु का टिफिन उसने तैयार कर लिया था, इसलिए बेमतलब ही टेबल पर बड़ा सामान इधर उधर करने लगी। कमरे में एक फोल्डिंग बेड था। आप बैठ जाइए, धारा को कहना पड़ा। वो भानु के सामने कुछ भी कहने से बच रही थी। अरिजीत के चेहरे पर अनोखी सी खुशी थी। इतनी आसानी से धारा उसे मिल जाएगी, उसने सोचा भी नहीं था। वही फोल्डिंग बेड पर बैठ गया। भानु, जल्दी करो, कहकर धारा ने टिफिन उसके बैग में रख दिया। दीदी, आज भैया को भी ले चलूं, अपना स्कूल दिखाऊंगा। भानु उत्साहित होकर बोला। उन्हें देर हो जाएगी, तुम जाओ भानु, धार ने उसे समझाया। भानु, मैं जल्दी ही फिर आऊंगा, तुम स्कूल जाओ, मैं जल्दी मिलने आऊंगा, अरिजीत ने मुस्कुराते हुए कहा। भानु का चेहरा लटक गया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं और अपना स्कूल बैग उठाकर बाहर निकल गया। आप भी जाइए, मुझे तैयार होना है, भानु के निकलते ही धारा ने अरिजीत से कहा। अरिजीत का चमकता हुआ चेहरा बुझ गया। उसे दो पल धारा के झुके हुए चेहरे को देखा और फिर बोला, पूछो भी नहीं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अगर आप मुझे मून पैलेस ले जाने के लिए आए हैं तो अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, उसने दृढ़ स्वर में कहा। अरिजीत उसकी बात सुनकर चौंक कर बोला। धारा, क्या हो गया? ऐसे क्यों बात कर रही हो? वहां से क्यों चली आई तुम? वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। बीती बातों में कुछ नहीं रखा है छोटे साहब, आप चले जाइए, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, अरिजीत ने कहना चाहा, लेकिन छोटे साहब सुनकर उसे बुरा लगा। अभी अरिजीत कुछ कहता कि रिसेप्शन पर बैठी नर्स अंदर चली आई। आपका ड्राइवर आपको बुला रहा है, कह रहा है कि फ्लाइट मिस हो जाएगी, वो कहकर वापस मुड़ गई। धारा ने एक नजर अरिजीत के चेहरे की तरफ देखा और उस नर्स के पीछे निकलती चली गई। अरिजीत उसे रोकने के लिए कुछ कहना चाहता था, लेकिन विवश सा खड़ा रह गया। कुछ देर वो ऐसे ही खड़ा रहा, फिर उदास सा अपनी कार में आकर बैठ गया। अरिजीत की कार एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। सुरेश ने थोड़ी स्पीड बढ़ाकर उसे ठीक टाइम पर पहुंचा दिया था। फ्लाइट जाने में अभी भी आधा घंटे का समय था। ज्यादा सामान उसके पास था नहीं, फिर भी सुरेश ने सामान संभाल लिया था। अंदर हॉल में सोफे पर बैठकर उसने सुरेश से एक कॉफी खिलाने को कहा। लीजिए सर। 5 मिनट बाद ही सुरेश कॉफी लेकर उसके सामने खड़ा हुआ। तुम जाओ अब, मॉम पापा को बता देना कि मैं निकल गया हूँ, उसने कॉफी सिप करते हुए उसकी तरफ देखा। सुरेश ने छोटे साहब के उतरे हुए चेहरे को देखा। मालकिन ने कहा था कि अरिजीत की फ्लाइट के डिपार्चर के बाद ही वो लौट कर आए, लेकिन वो छोटे साहब की बात नहीं माने, इतनी हिम्मत नहीं थी उसमें, इसलिए सिर झुकाकर बाहर निकल गया। अरिजीत उसी तरह धीरे धीरे कॉफी का सिप लेता रहा। वो बहुत उदास था। धारा के सामने वो चाहकर भी बोल नहीं पाया था कि वो उसे दिल की गहराइयों से प्यार करने लगा है। वैसे भी ये सब कहने का समय नहीं था। इस हाल में वो उसे गलत ही समझती। एक तरफ तो वो रिया से रिश्ता जोड़ने को तैयार बैठा है और दूसरी तरफ धारा के लिए अपनी भावनाएं बता रहा है। काश मॉम ने धारा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता। उसका मन तो पहले से ही आहत है, इसीलिए वो उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं देना चाहता। धीरे धीरे उसके सामने अपने मन की भावनाएं प्रकट करना चाहता है, लेकिन मॉम तो उसे समय भी नहीं देना चाहती है। जल्दी से जल्दी उसे रिया से बांध देना चाहती है। वो उदास मन से शून्य में निहारता हुआ अपने आप से ही सवाल जवाब करता रहा।
थोड़ी देर में पैसेंजर्स को विमान में भी सवार होने के लिए उद्घोषणा होने लगी। तो वो उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके पांव उसका साथ नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ उसके हाथ से छूट रहा है। उसका दिल बहुत बेचैन था। अचानक उसके कदम ठिठक गए। वो मुड़ा और विपरीत दिशा में चलता हुआ एयरपोर्ट से बाहर निकल आया। उसका चेहरा किसी दृढ़ निश्चय से चमक रहा था। आगे क्या होगा? अरिजीत क्या करने वाला है? क्या अरिजीत धारा को अपनी बात समझा पाएगा? क्या धारा उसकी बात मान लेगी? क्या अरिजीत पवित्र जी को अपने दिल की बात बता पाएगा? क्या पवित्रा जी अरिजीत की बात मान लेगी? क्या आने वाले समय में पवित्रा जी की वजह से अरिजीत का जीवन बिखर जाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। चिल्ड्रन बाय बाय।